starting British literature, as I have commented you in my last video that we are going to start British literature. So आप सब ने बहुत सारी अभी तक की वीडियोस में YouTube के ऊपर ब्रिटिश लिटरेचर को समझने की कोशिश की होगी, लोगों ने बहुत तरीके से पढ़ा रखा है. बट मैं आज ब्रिटिश लिटरेचर को, ब्रिटिश हिस्ट्री को आपके सामने बहुत सिंप्लीफाइड वे में यहाँ प्रेजेंट करने जा रही हूँ. इसको देखो कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स यहाँ आए, कौन ब्रिटिशर्स थे, हम उनको एंगल्स क्यों बोलते हैं, व्हाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड ब्रिटिश वर्ड, हाउ इट बिकम यूके. ये काफी सारी चीजें हैं जो कि टर्म्स हैं. और एज अ स्टूडेंट of English literature and going to be a net aspirant or assistant professor, it is very compulsory, it is very necessary to understand the basic facts. अगर आपको ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में, ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश के बारे में, ओरिजिन ऑफ इंग्लैंड के बारे में बेसिक फैक्ट्स नहीं पता होंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा कि हम उस तरीके से उसको आगे अपनी क्लासेस में प्रेजेंट कर पाए. ठीक है. और अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा, स्टूडेंट्स वोंट बी इन्फ्लुएंस्ड, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन योर जॉब. ठीक है. टीचिंग जॉब में आप किसी को भी ऑब्वियसली अपनी नॉलेज से ही इम्प्रेस कर सकते हैं, वहीं पे उसी तरीके से रह सकते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द बेसिक फैक्ट्स अबाउट समथिंग. ठीक है. टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द ब्रिटिश हिस्ट्री. तो ब्रिटिश लिटरेचर की हम बिगिनिंग यहाँ पे देखेंगे. ओरिजिनली जो ये ब्रिटिश वर्ड है ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्या हिस्ट्री थी, हु नेम द आइलैंड. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ इंडिया, तो हमारा देश भारत, हम लोग इसे भारत बोलते हैं बिकॉज वी यूज टू रिलेट इंडिया और भारत विद किंग भरत. हम भारत से इसको रिलेट करके इसको भरत क्षेत्र बोलते थे और भरत क्षेत्र से इसका नाम भारत रखा गया. भारत हमने नाम लिया भरत क्षेत्र से, और उसके बाद हमने क्या बोला इसको, इंडिया. हमने नहीं बोला, बेसिकली ये यूरोपियंस ने इसको इंडिया बुलाया. इंडिया क्यों बुलाया? बिकॉज दे रिलेटेड अ लैंड विच इज आफ्टर इंडस रिवर, क्योंकि वो कहां से आते थे, लैंड रूट से आते थे. पहले उनके पास शिप्स इतने पावरफुल या इतने बड़े नहीं थे कि वो पूरा अफ्रीका क्रॉस करके यहाँ पे इतना बड़ा रूट लेके इंडिया सी रूट से आ सके. तो उस टाइम पे जब अलेक्जेंडर यहाँ आए थे बीसीस के टाइम पे, तो ही क्रॉस इंडस रिवर एंड रीच देयर. तो इंडस रिवर के बाद जो लैंड था उसे क्या बोला गया, इंडिया. दैट इज व्हाई द नेम इंडिया केम. तो हमें एक हिस्ट्री पता है कि हमने इसका जो पौराणिक नेम रखा था या एक एंशिएंट नेम रखा था, दैट वाज भारत. उसके बाद इसका नाम क्या आया, इंडिया. वो किसने दिया, यूरोपियंस ने दिया. ठीक है. अब यूरोपियन के हिसाब से हमने भी उनके नाम चेंज करे. जैसे वो वहां पे अलेक्जेंडर बोलते तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिकंदर. ठीक है. हमने अपने हिसाब से मीनिंग्स निकाल के और उनके नामों को हिंदी में भी रखा है. सिमिलरली उन्होंने अपनी लैंग्वेज में यहाँ के नाम को रखा है. ऑब्वियसली इसी तरीके से ब्रिटेन का जो नाम है, डिफरेंट नाम जर्मनी बुलाते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, ब्रिटेन बोलते हैं, हम इसे इंग्लैंड बोलते हैं. हाउ कैन दिस डिफरेंट नेम्स बी गिवन टू दिस आइलैंड? हमें ये हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिटेन, व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्रिटेन, व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंग्लैंड, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री, हाउ दिस लैंड वाज फॉर्म्ड, हाउ केम दिस लैंड वाज एग्जिस्टेंट. ठीक है. हम ये जानते हैं कि according to Britishers, according to English people, they said that India was discovered in 1492. क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे जब पहले पहुंचे तो उनको लगा सी रूट से हमने इंडिया को डिस्कवर किया. इंडिया तो उससे पहले था ना. तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इनको भी तो किसी ने डिस्कवर किया होगा. Some date of the discovery of this island should be there. Okay, so we should start with the discovery of this island, which is known as England or Britain. We will start. Let me make the map first. मैं यूरोप का एक मैप बना रही हूँ यहाँ पे, जिससे कि आप लोगों को ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि कौन से सी रूट से किस तरीके से लोग यहाँ आए थे. Okay, let me make a map first and then I'll elaborate it to you कि what was the journey, what was the route, how it was discovered and named. Okay, give me a minute. This is your map, almost very roughly. I can very good. So please इसे थोड़ा काम चलाइए, but try to understand in a way. This is your Britain, Ireland, Atlantic Ocean. This is Mediterranean Sea.
This is your Greece and Italy. Italy. This is sorry. This is Italy. This is your Greece, and this is Aegean Sea. France, Germany. This is Norway, Sweden, North Sea. So these are the basics which you have to understand British history. Okay, and this is your English channel. Fine. This is your basic map of Europe which you have to understand now. अगर हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन को कैसे ढूंढा गया, हाउ इट वाज डिस्कवर्ड, हाउ इट वाज नेम्ड एज ब्रिटेन, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रीक रूलर्स. ओके, you all know that there was a myth that earth is a flat and if someone is moving in ocean that can end at any time and people will fall in universe. ये माना जाता था कि धरती फ्लैट है, मूव करते करते कभी भी खत्म हो जाएगी, गिर जाएंगे, और वो कहाँ गिरेंगे, यूनिवर्स में शायद कहीं पे भी, जिनको उनको नहीं पता कि अर्थ कैसे एंड हो रही है और कहाँ गिरेंगे वो भी नहीं पता. तो उन लोगों का ऐसे मानना था कि शायद जो स्पेस है, दैट इज जो हम अबव देख रहे हैं, उसी तरीके की चीज कुछ इसके नीचे होगी. और हम अर्थ के नीचे क्या अज्यूम करते हैं हमेशा से, हेल, कि लोग कहाँ गिर जाएंगे, मूव करते करते हेल में गिर जाएंगे. इसी तरीके का यहाँ पे भी अजम्पशन था. तो लोग उस टाइम पे वाटर मूवमेंट कम करते थे, ओशियंस के अंदर कम जाते थे, क्योंकि कहाँ क्या होता था, ओशियन के अंदर कोई भी स्ट्रॉम आया, कुछ भी आया, अगर वो डूब गए उसमें तो वो क्या मानते थे, नीचे पाताल में चले गए, हेल में चले गए, बिकॉज दैट वाज द एंड ऑफ अर्थ. इसीलिए बट फिर भी एक्सप्लोरर्स घूमते थे. तो यहाँ पे भी ग्रीक किंग थे, किंग क्लॉडियस in 43 AD. That was a very major event. So you all have to note it down in 43 AD. King Claudius from Greece, he traveled toward the North Sea. He traveled toward the North Sea. कहाँ से जाएंगे वो, ग्रीस से नॉर्थ सी जाएंगे, तो यहाँ से तो नहीं जाएंगे. Obviously he must have crossed the ocean. तो उनका जो रूट था that was this, कि वो यहाँ से Aegean Sea से Mediterranean से this, and he started moving toward the North Sea. वो जब North Sea की तरफ जा रहे थे, then he entered into English Channel and he entered into this land. और उन्होंने इस लैंड का नाम क्या रखा, बिकॉज व्हेन ही वाज इन अटलांटिक ओशन, और वो इसी ओशन के अंदर जब ट्रेवल कर रहे थे, तो ट्रेवल करते करते ही सॉ अ लैंड व्हिच वाज शाइनिंग ब्राइट. एकदम सफेद कोई लैंड उन्हें दिखा, कि मैं जब दूरबीन से देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि कोई एक बहुत सफेद दूर चमकदार चीज है. तो उन्हें क्या लगा कि शायद जो वाटर का कलर है वैसा ही कलर मुझे ऊपर नजर आता है, हो सकता है मैं चलते चलते इतना दूर निकल आया हूँ कि मैं यूनिवर्स में निकल आया हूँ. ठीक है, और यूनिवर्स में क्या दिखाई दे रहा है उनको, स्टार टाइप. When he landed over this land, what he found, there is a civilization, some tribal people are there who were living life like tribal. यहाँ पे ट्राइबल लाइफ थी, कम्युनिटीज के अंदर रहते थे, एस्किमोस की कम्युनिटी की तरह रहते थे, रॉ फ्लैश वगैरह ज्यादा खा रहे थे, बहुत ज्यादा डेवलप्ड कम्युनिटी यहाँ नहीं थी. और उसने किंग क्लॉडियस ने यहाँ पे इनका नाम क्या रखा, ब्रिटेन, दैट इज ब्राइटन्स बोला गया. इनका सबसे पहले जो नाम रखा गया दैट वाज ब्राइटन्स, which is a Greek word, Brighton, and the land is Britain. The land is Britain because the Britain in Greek language means a distant bright star. A distant bright star. ये ग्रीक मीनिंग है ब्रिटेन का, और इसलिए ग्रीक किंग ने इसको क्या बोला, ब्रिटेन, बिकॉज व्हाइल हिज जर्नी ही फाउंड अ लैंड व्हिच वाज शाइनिंग व्हाइट लाइक अ स्टार, व्हिच वाज फार फ्रॉम हिज ओन लैंड. उसके लैंड से दूर एक लैंड है व्हिच इज शाइनिंग लाइक अ स्टार ऑन अर्थ, दैट मींस ब्रिटेन. गॉट इट? क्यों इसका नाम ब्रिटेन रखा गया, यहां से आपकी ब्रिटिश हिस्ट्री स्टार्ट होती है. अब यहाँ कौन पहुंचे थे, ग्रीक किंग पहुंचे थे. तो ग्रीक किंग यहाँ पे क्या देंगे, जब ग्रीक किंग ने देखा कि ठीक है बैरन लैंड है, कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं, तो ही स्टार्टेड हिज सिविलाइजेशन. तो एट दिस टाइम आफ्टर 43 AD ब्रिटेन बिकम अ कॉलोनी ऑफ ग्रीस.
दे ऑलवेज पोर्ट्रे देमसेल्फ एज अ रूलर, कि हम लोग सिर्फ रूलर हैं, बट रूलर से पहले ये लोग क्या थे, खुद एक कॉलोनी थे। किसकी कॉलोनी थे, ग्रीस की। ठीक है, तो फ्रॉम 43 AD इट वाज अ कॉलोनी ऑफ ग्रीस, माइंड इट। उसके बाद इसका नाम ब्रिटेन ही था। किंग क्लॉडियस ने यहाँ पे अपना पैलेस बनवाया, अपना सिविलाइजेशन डाला यहाँ पे, अपने सैनिक, अपने सोल्जर्स को यहाँ पे रखा, एंड देन आफ्टरवर्ड्स ग्रीक सिविलाइजेशन स्टार्टेड हियर। तो ग्रीक लोग किसमें बिलीव करते थे, व्हाट वाज द बिलीफ ऑफ ग्रीक पीपल, ग्रीक पीपल का रिलीजन था पेगनिज्म। तो व्हाट वाज द फर्स्ट कल्चर ऑफ ब्राइटन्स, व्हाट वाज द फर्स्ट कल्चर ऑफ ब्रिटिशर्स, पेगनिज्म। दे वर pagan, like Greek, like Athenians, like Italians, they were Greek. They were following pagan religion. Pagan religion, one who used to worship in nature. ठीक है, हम इंडियन या हिंदुइज्म को भी पेगनिज्म से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुइज्म में क्या होता है, वी यूज्ड टू वर्शिप एन नंबर ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, लाइक गॉड ऑफ विंड इज डिफरेंट, गॉड ऑफ वाटर इज डिफरेंट, गॉड ऑफ रेन इज डिफरेंट। सिमिलरली दे हैव अ डिफरेंट रेन। यू ऑल नो अबाउट ग्रीक रिलीजन, दे हैव वही 36 करोड़ देवी देवता, यहाँ पे भी वही एन नंबर ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस थे। Like worshipping nature means you have symbolized every single thing with the god and goddesses, and that is what they have done. तो ये किसको फॉलो करने लगे थे, या पेगनिज्म को। Got it? ये इसका second thing. Now we will start with the sequence of the king and queens which was there in Britain before the beginning of England, before the beginning of England. Okay, so after that, after King Claudius, there were many Greek kings ruled over this land, and it was a colony. Then come the last Greek king, which was important. Who was the last Greek king? Shakespeare has written a drama on it, King Lear. King Lear was the last king of Britain. You must have know about it that in King Lear, it was not said that King Lear was a king of England, but it is said that King Lear was a king of Britain. Okay, so he was the king of Britain, and after that, because he has 3 daughters, and we know the history, we have read the drama, Claudia was dead, and other 2 daughters were not given the civilization, the other 2 daughters were not given the kingdom. तो ये kingdom यहाँ पे finish हो रहा है, ठीक है। In 449 the kingdom was finished, on the verge of finishing. इसी टाइम पे जब ये ग्रीक रूल्स चल रहे थे, तब क्या हो रहा था, ऑब्वियसली मूवमेंट तो चलेंगे कुछ ना कुछ। तब यहाँ पे आता है मेन रोल जर्मनी। जर्मनी, ये जो लैंड है, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं नॉर्थ सी के अंदर। इन आइलैंड पे कौन रहते हैं, नॉर्मली फिशरमैन। So these fishermen was also traveling into North Sea for the purpose of fishing, and somehow they reached to the eastern part of Britain. They reached to the eastern part of Britain. I'm not saying exactly on this port, but maybe to some other port, to some other section. But how many people were there? How many tribes were there? In major, if we saw, there are 4 tribes which reached to the ports or to the beaches of England. The 4 Germanic tribes who reached to the England. 4 Germanic tribes reached to the England. Germanic tribes. और इन Germanic tribes का प्रोफेशन क्या था? इन Germanic tribes का प्रोफेशन था fishermen. They all were fishermen. फाइटर ट्राइब नहीं थी, पायरेट्स नहीं थे, ये लोग फिशरमैन थे। फिशिंग के चक्कर में यहाँ आ रहे थे, एंड दे फाउंड द लैंड व्हिच वाज बिगर टू देयर ओन लैंड। तो इनको क्या लगा, हमारी कम्युनिटी यहाँ बहुत अच्छे से इनलार्ज कर सकती है, रह सकती है। इसी वजह से दे स्टार्टेड लिविंग ओवर दिस लैंड। इनकी अपनी कम्युनिटी बनने लगी, कम्युनिटी के लीडर बनने लगे, लीडर से वो दूसरी कम्युनिटी को हराने लगे, बीच में फाइट्स होने लगी, और इसीलिए ये कम्युनिटी यहाँ एनलार्ज करने लगी। कौन कौन सी कम्युनिटीज थी? मेजर जो 4 कम्युनिटीज थी जो यहाँ पे आई थी, वो 4 कम्युनिटीज थी। एंगल्स, सेक्सन्स, ज्यूट्स एंड डेन्स। ये 4 कम्युनिटीज हैं जो वहां पे आई थी।
Angles, Saxons, Jutes and Danes. इनके नाम ये कैसे पढ़े? When we don't know the names of these islands, तो इनके नाम Angles, Saxons, Jutes और Danes कैसे पढ़े? कैसे पता है कि हमें इनके यही नाम है? देखो, Angles were the people who were using the hook और anchor for the fishing as a tool. उनको क्या बोला? Angle बोला, क्योंकि वो angle यूज कर रहे थे फिशिंग के लिए. सेक्स कौन थे? सेक्सन्स कौन थे? जो कि CX या सेक्स बोलते हैं, दैट इज अ शॉर्ट स्वॉर्ड. जैसे अब छोटा चाकू होता है, स्पेड भी बोलते हैं उसको ग्रीक लैंग्वेज में. तो दैट इज स्पेड टाइप का एक नाइफ होता है, वो इस तरीके से उसको यूज करने लगे, जो which has a smaller handle but broader in shape. सीधा होता है तलवार की शेप में. दिस इज कॉल्ड CX. इनका ये था. Jews who were using the kind of net made out of the dried and raw क्रीपर्स, जो पेड़ पत्ते की डालियां होती सूख जाती है, उनको आपस में मोड़ के उससे नेट बनाते थे. तो वो रफ नेट बनता था जिससे बड़ी फिशेस आराम से उठ जाती थी. और दूसरा, अगर वो छटपटाती थी, कुछ भी करती थी, स्ट्रगल करती थी अपनी लाइफ के लिए फिशेस, तो उनकी स्किन कट जाती थी, जिससे ब्लड लॉस होकर फिर वो जल्दी मर जाती थी. तो ये इनका तरीका था ज्यूट्स का. ठीक है, तो ज्यूट्स यूज नेट, सेक्शंस स्पेड या CX and angles were using the angle for their fishing purposes. Now Danes, what the Danes were using? Danes were using the tools which was in the shape of arrow but made out of bones of fishes. जो बोन्स फिशेस के या बिगर एनिमल्स के दांतों से, उनकी आंतों की बड़ी हड्डियों से जो बोन से ये बनाते थे, एरो टाइप का बनाते थे, अपना काइंड ऑफ बो टाइप का बनाते थे फॉर फिशिंग पर्पसेस. इनको क्या बोलते थे? डेन्स. हु वर यूजिंग द बोन्स फॉर मेकिंग द आर्म्स एंड अम्यूनिशन फॉर फिशिंग पर्पस. ओके, ये इन चारों का क्लासिफिकेशन है. इसी तरीके से इनका नाम रखा गया था. एंड डेन्स एंड गीट्स इज अ नेम ऑफ एन आइलैंड आल्सो. तो जो डेन्स और गीट्स के लोग थे उनको हम डेनिश या गीटिश भी बोलते हैं. आपने ये बेवल्फ की हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ोगे, बेवल्फ के अंदर भी दैट इज अ स्टोरी ऑफ 5th and 6th century AD. तो उसमें भी गीट्स एंड डेन्स का जिक्र है. उन लोगों, जो लोग इस आइलैंड पे रहते थे, दे वर यूजिंग दिस एज अ फिशिंग tool, that they are known as Danes, and Geats is also a name of a island. Okay, तो ये यहाँ पे जर्मैनिक आइलैंड्स का नाम था. जर्मैनिक आइलैंड से ये लोग यहाँ आते थे फिशिंग के लिए और यहीं रहने लग गए थे. इन 449, because the main communities were Angles and Saxons, they started living here. और इन लोगों ने इस आइलैंड को किस तरीके से डिवाइड किया था रहने के लिए? This is how they have divided. This is how they have divided. क्योंकि यहाँ पे जो ये माउंटेन रेंज है, इसको हम आज का स्कॉटलैंड बोलते हैं, एंड दिस इज इंग्लैंड. तो यहाँ पे जो ये इंग्लैंड है, यहाँ पे कौन रहता था? यहाँ पे रहते थे एंगल्स. एंगल्स वर लिविंग देयर. और स्कॉटलैंड के अंदर सेक्सन्स. गॉट द डिवीजन? दो मेन ट्राइब थी. किस तरीके से डिवाइड हुए थे? सेक्सन्स वेंट टू दिस हाउस, Scottish island, and Angles were living in this portion of England. That is, southern portion was captured by Angles and upper portion was captured by Saxons, and that is how it was divided into Scotland and England. ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, बिकॉज इट इज गेटिंग अ बिट हॉचपॉच. तो आप लोगों को अभी तो समझ में आएगा, उसके बाद मैं कुछ भी लिखूंगी तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो आप लोग इसको समझ सकते हैं. द लोअर पोर्शन एंड अपर पोर्शन, I'm still dividing it with this. ये यहाँ पे डिवीजन है. Got it? ये आपका डिवाइड कर दिया है. यहाँ से आपको आराम से समझ में आएगा. This is the southern portion of England which was taken by Angles, known as England. This is the upper portion of England which was taken by Saxons and known as Scotland. Okay. Ireland was a smaller land which was captured gradually by both the tribes, and it was divided from England in a later stage. So I will not talk about Ireland right now. अभी हम लोग केवल इसको इंग्लैंड की तरह ही देखेंगे कि ये वाला पोर्शन यहाँ पे आया था. Now you all should take a screenshot of this so that it will be easier for you to understand, because अभी थोड़ा सा भी और लिखूंगी तो बहुत हॉटपॉच हो जाएगा. दोबारा से ये चीज बोल रही हूँ. Now we have to understand कि what was the history of angles and sections. अब मैंने ये तो बता दिया कि the name which was
given to it in England is after Angles, and Scotland was after Saxons, right? How it goes, because in 449, if I say what was the next event after it, so after it the major event is 449 AD. So in 449 AD, Anglo and Saxon become the main rulers of England. Anglo and Saxons become the main ruler of England, and the complete era 449 AD is known after that. That is the name as Anglo-Saxon era of England. They as a community get united and attack on Britishers, attack on the Greeks and remove them as a लीडर, एज अ किंग, एज अ रूलर. उनको वहां से रिमूव करके और इन लोगों ने अपना सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश किया था. तो द किंग विच केम इन 449 वाज an Anglo king in major in the southern portion and Saxon king as a major in a upper portion. So the land which was named after Angle is known as Anglo land. Anglo land which gradually become England. The people of this land was Anglo. We still used to call them Anglos. Okay, that is English. The language which they were following is Anglo-Lang, which gradually become English. Okay, now you will be surprised to know that English as a language or as a resident of a land, this is a Germanic word. Both of these are Germanic word, because in German language, in Dialect language, the word which is a language's word is known as like English. That is, Ing is a land name plus lish. So this is English. The people who used to speak the language is Lish, and the language name come before. That is English, Hinglish, okay, Frankish. These are the name given by German, because the English language is a Germanic language. You will be surprised to know, because ये बहुत जरूरी है आपके British is a different thing. DTK we are reading British literature, but in your next syllabuses, linguistic is also important unit. It is newly added. You should know what is the root of a language. अगर वो पूछ लेते हैं आपसे कि English belongs to which family of language, then English belong to Germanic, that is Indo-Germanic, basically Indo-Germanic language, family of language. Okay, how it is possible that Indian and Germany, because Germany is here and India is somewhere here, तो how it is possible to become an Indo-Germanic? Because यूरोप में सबसे बड़ा कंट्री था जर्मनी, और यहाँ एशिया में सबसे बड़ा कंट्री था इस टाइम पे इंडिया. इंडिया हैज इट्स बाउंड्री टिल अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ये सब इंडिया का पार्ट था. हियर कम्स इंडिया, इंडिया का ये पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरा रीजन यहाँ आता है. दिस इज द यूरोपियन रीजन ओनली, एंड यहाँ बीच में आपका डेड सी आ जाता है. ये जर्मनी का जो ये रीजन आता है, दैट इज ऑल्सो अ बिगेस्ट रीजन. जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, ये सारा का सारा जर्मनी आ जाता है. तो यहाँ से इंडिया बॉर्डर बहुत पास नहीं था, ट्रेड्स बहुत ज्यादा होते थे इन दोनों के बीच में, और इसी वजह से ये लैंग्वेज यहाँ पे बहुत सिमिलर हुई है. तो जो लोग यहाँ से नॉर्थ सी से आते थे यहाँ ट्रेड करने के लिए, जर्मनी से आते थे यहाँ ट्रेड करने के लिए, तो उन लोगों की लैंग्वेज क्या थी? जर्मनिक एंड इंडियन. तो दे आर, दिस इंग्लिश इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ बोथ द लैंग्वेज, दैट इज इंडो आर्यन और जर्मैनिक. It belongs to the family of Indo-Aryan or Germanic, that is Indo-Germanic language or Indo-Aryan language. Aryan means European family. Okay, that should be very clear to you that English belongs to Indo-Germanic language or Indo-European family of language. Got it? Now, in my next video, I will definitely tell you about the Anglo-Saxon period and the details related to it. Right now, I have given you the basics
Before starting the literature in major, I have given you the basic how the land was discovered, how it was named. You should know the basic about England, and after that, in my next video, I will definitely tell you about the details of Anglo-Saxon age and the further. Thank you. Bye.